मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। हम अक्सर उन मुद्दों को लेकर बात करते हैं जो संवैधानिक मुद्दे हो, संविधान के दायरे में हो और वो जनता से जुड़े हो। जो मुद्दे जनता से जुड़े होते वो उस मुद्दों को लेकर अन्य चैनल या अन्य मीडिया उस मुद्दों को इशू नहीं बनाती, उसको नॉन इशू कर देती। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते उस मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। अक्सर हम उन मुद्दों को लेकर आपके सामने सच और इंसाफ की आवाज़ में अक्सर वो बात आपके बीच में हम रखते रहते हैं। और आज का हमारा विषय जो है ये है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन काफ़ी साल, 1 साल से लगभग चल रहा था, जिसमें कई लोग शहीद हुए, तो आज तब जाके मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने वो बिल वापस लेने की बात करी कि वो बिल वापस होगा। लेकिन किसान नेता राकेश डकैत जी द्वारा ये कहा गया कि जब तक संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस मुद्दों को लेकर हमारे साथ में चर्चा के लिए जो है वाजिद इकबाल जी जो है बुरहानपुर के समाज सेवी है और उद्योगपति भी है, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून के मुतालिक जो कहा है कि हम इन कानून को वापस ले रहे हैं, इसके पीछे दरअसल एक ऐसी ज़बरदस्त सियासत है, एक पॉलिटिक्स है कि पूरे देश का एक वातावरण जो कि नहायत ही बुरे अंदाज में ख़राब होने जा रहा था, उन्होंने इस वक्त मौके को देख के चौंका मारा। जबकि किसान आंदोलन जो 3 काले कानून को लेके तकरीबन 1.25 साल हो गया बैठे हैं, जिसमें वो बेचारे बारिश में बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे और सर्दी में बैठे रहे और उन्हें हर तरीके की पीड़ा उठाई और उसी में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और आज कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सत्ताधारी मिनिस्टर या हिंदू सभा के कल एक नेता थी पूजा शगुन साध्वी जी जो पांडे, जो अलीगढ़ की हैं, वो ये कह रही हैं कि ये मोदी जी जो इनकी बात एक, उनका बाप एक। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक तरीके से पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनके संबंध में इस तरीके से एलिगेशन लगाना कि जिसकी बात एक उसका बाप एक, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कोई अहमियत, कोई इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं। अगर काश इनके अलावा कोई और दूसरे समाज को होता तो मुमकिन है, फॉर एग्जांपल कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या इससे हटकर निजी किसी धर्म के विशेष व्यक्ति जैसा एज ए मुस्लिम मैं अगर कोई बात कहता तो मुझको पाकिस्तान से, टेररिज्म से जोड़ दिया जाता। इस बात को लेके किसानों को भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी कई कहा गया। अब ये बेचारे जो आंदोलन में बैठे हैं, जिनको खालिस्तानी, आतंकवादी, टेररिस्ट कहा गया, अरे आज वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और किसान भाई हैं। आज उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपनों के बीच में अपनों से मतलब जो है शहादत हुई। तो इस बात के लिए क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि हम अपनी डिमांड, अपनी मांग को पूरी करने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है और हम उन अधिकारों पर विश्वास रखते। ये लोगों ने अपने आज कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियाँ उड़ा दी है और आज की तारीख में इनका कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन ही नहीं रहा, मन चाहे जो काम कर रहे हैं। इन्होंने ये मान लिया कि भारत देश एक सेकुलर नहीं बल्कि हमारे बाप का देश है। तो इस तरीके से दावा नहीं चलने का मैं वर्तमान सत्ता हुकूमत वालों से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वाजिद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार किसानों ने आंदोलन चलाया, एक जैसा आंदोलन चलाया और आज उस आंदोलन के पीछे मोदी सरकार को माफ़ी मांगना पड़ी, मोदी जी को भी माफ़ी मांगना पड़ी क्या वो आंदोलन ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब रेलवे का निजीकरण हो रहा, बैंक का निजीकरण हो रहा, तमाम सरकारी सेक्टर बेचे जा रहे हैं, मतलब उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा, तो क्यों? और अगर यही लोग जो बैंकों तमाम जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो भी स्थायी रूप से लड़ते तो क्या देश में निजीकरण रुक जाता? नहीं, ये बिल्कुल रुकता ना। लेकिन दरअसल क्या हो गया कि इन्होंने किसी को, मतलब हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने खुले रूप से धमकी दे दी कि ये करोगे तो हम आपको ऐसा कर देंगे, जैसा पुलिस प्रशासन ये मत करो वो मत करो, दवा बनाते। इस तरीके से अगर आप और हम किसी धार्मिक रैली के लिए कोई परमिशन लेने जाते, नहीं मिलती, वहीं संघ के लोग आज उनको परमिशन मिल जाती। ये देखिए आप, इस किस्म का दोहरा व्यवहार प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सत्ताधारियों का है। और रहा सवाल, अभी आपने एक सवाल पूछा कि जिस तरीके निजीकरण ये प्राइवेटाइजेशन मतलब जो हो रहे और ये निजीकरण जो कर रहे हैं, ये पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। ये उनकी अपनी ज़बरदस्त चाल हो सकती है। जैसा आज की तारीख में जो या तो उन लोगों के पास उसको देने के लिए सैलरी नहीं है या फिर कोई फंडिंग नहीं है,
इन्होंने सोचा इसी तरीके से परेशान करके इन लोगों को घर बिठा दिया जाए। लेकिन जहां अगर मान लो सब पूरा निजीकरण हो जाएगा तो देश की संपत्तियां सारी निजी हाथों में चली जाएगी, तो फिर देश में बेरोजगारी की फौज चढ़ जाएगी, तो लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध हो पाएगा फिर? देखिए लोगों को रोज़गार इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा कि अब जैसे प्राइड हो गया, जैसे विद्युत अपने यहाँ के अडानी ने ले लिया। अब अडानी ने ले लिया, जो आज कंटिन्यू मतलब जो है गवर्नमेंट जॉब में है, आज वो बेचारे निकम्मे हो जाएंगे, उनके बच्चे निकम्मे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर जिसको रोज़गार नहीं मिलेगा वो अफरा तफरी मंगाएगा और पूरे देश में चोरी नफ्ता नफ्ती का माहौल गर्म होगा, जिसकी वजह से देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। और वो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो जो बहुत शातिर पॉलिटिशियन है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अंतम में आपसे एक ही सवाल करूंगा, अक्सर इस देश के अंदर तमाम कई राजनीतिक पार्टियां ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन को लेकर लोग लड़ाई लड़ते हैं, काफ़ी विरोध भी करते हैं। तभी पार्टियां, वो सामाजिक संगठन भी ईवीएम मशीन के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सिर्फ समर्थन करती है ईवीएम मशीन का। लेकिन जितने भी विकसित देश है उन देशों में लोकतंत्र बहाल करते हुए उन्होंने मशीन बंद कर दी कि भाई मशीन के द्वारा अमेरिका, जहाँ तमाम देशों में वोटर मशीन से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से वोट डलता है। क्या भारत उससे भी विकसित देश है जहाँ पर आज भी वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है? देखिए वामन मिश्राम साहब ने 2013 में इसके ख़िलाफ़ पिटीशन लगाई थी और जो मंजूर भी हो गई थी, और शायद कि ईवीएम को बंद करने के आदेश भी हो चुके हैं, ऐसा है। अब रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दुकानदारी, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए ये इसका फेवर कर दिए, और ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, जैसे उपचुनाव हुआ अभी और कहीं भी उपचुनाव होते हैं तो वहाँ पर वो कहते थे अभी बंगाल में हुआ, ये बंगाल उनके पास आना ही नहीं था, उनके अपने एक सर्वे है कि हमारी कोई सीटें जीतना नहीं है, इसलिए उन्हें वहाँ सेटिंग करी ही नहीं। तब वो क्या भाई, अगर ये ममता बनर्जी कैसे जीती अगर इसमें सेटिंग होती। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है सत्ता, केंद्र की सरकार, जहाँ से तमाम स्टेट का संचालन चलता है, और जाहिर सी बात है कि उसको लेके जैसे अभी महंगाई है, बेरोजगारी, काम, ऐसे कई मुद्दों लेकर आज जनता का मूड विरोध में हो चुका है। और इस एंड टाइम पे किसान आंदोलन का जो बिल है वापस लेने की बात करी जिसका, तो क्या ऐसा नहीं हो कि ईवीएम मशीन को छुपाने का प्रयास किया गया कई चुनाव में? नहीं, उन लोगों ने जो इरादा किया है उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि एक दो चीज़ें होती थी, एक तो तानाशाही और एक मोहब्बत वाले बात। इनके पास मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ ओनली तानाशाही, जिसको डिक्टेटरशिप कहा जाएगा। इन लोगों के पास यही मकसद है और ये इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको वो जो करना करेंगे, महंगाई चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं उन बेचारे आदरणीय भक्त लोगों से निवेदन करूँगा कि यार घर परिवार आपका भी है, अखराजात आपके भी है, खर्चे आपके भी, आपका भी पूरा परिवार है। मत करो भक्ति के अंदर, सच को सच बोलो कि वाकई में महंगाई आसमान को छूने लगी है, जिससे गरीब आदमी का हो, अच्छे लोगों की ज़मीन हिल गई। मेरा निवेदन ये है कि भक्ति की राह में इतना मत बहो कि आज आप सच को छुपा सको, और सच बोलो कि भाई हमने गलती करी भक्ति के अंदर कि हमने ऐसे लोगों को चुन लिया जिन्होंने आज हमको घर से बेघर कर दिया और फुटपाथ पे ला दिया। आज हमारे पास हमारे बच्चों की सर्विसेज नहीं है, आज हम कहीं जाओगे हमारी खुद की सर्विस होती है, वो सर्विस से भी डिसमेंटल कर दे रहे हम। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके साथ दो लोग काम करते हैं, एक उनका खुद का संगठन, दूसरा संघ परिवार। बहुत यानी मेरे ख्याल से बहुत प्री प्लानिंग तरीके से अरेंजमेंट करके वो अपने चुनाव लड़ते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों पर वो कोई तवज्जो देते नहीं। धन्यवाद वाजिद भाई। ये थे तमाम मुद्दों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, ईवीएम मशीन, किसान आंदोलन और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ में चर्चा में वाजिद इकबाल जी थे, जो इन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जिस मुद्दों को लेकर अक्सर हम आपके बीच में आते रहते हैं, और भी इस मुलाकात हम और भी साथी से चर्चा करेंगे इस मुद्दों को लेकर। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानकर साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़।